प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 9th के लिए हमने भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय को शुरुआत की थी और इसमें लास्ट हमने हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन किया। हमने ये जाना कि हिमालय पर्वत की लंबाई और चौड़ाई कितनी पाई जाती है, हिमालय पर्वत में कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं उसकी हमारी चर्चा हुई थी। और हमने हिमालय के वर्गीकरण में दो प्रमुख आधार देखे। एक आधार था ऊर्ध्वाधर और एक आधार होता है क्षितिज। जहाँ हमने ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल हमने नदियों के आधार पर इसको विभाजित किया था, जहाँ हमने सिंधु नदी से लेकर काली नदी से लेकर तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी की चर्चा हमने की। वहीं क्षैतिज विस्तार में हम देखें तो महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय, सेकंड जो होता है लघु हिमालय, और थर्ड हमने शिवालिक श्रेणी या आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय की हमने चर्चा हुई थी। समझ में आ गया होगा आपको। आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तरी मैदान की, यानी भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। और भौतिक स्वरूप में जो सेकंड इम्पोर्टेंट हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज वह है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान के बाद हम वन बाय वन जैसे प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह का अध्ययन वन बाय वन करते जाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उत्तरी मैदान। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों, ताकि वीडियो के दरमियान आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा कर सकें। तो शुरुआत करते हैं उत्तरी मैदान की। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान जो है ये विश्व की दृष्टि से सबसे समतल, सबसे घनी आबादी वाला या घनी जनसंख्या वाला ये मैदान है विश्व की दृष्टि से। इसे हम गंगा का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान भी कहते हैं। दिशाओं के अनुसार हम इसे उत्तरी मैदान या उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तरी मैदान में जो तीन प्रमुख नदियां हैं वो तीन प्रमुख नदियां कौन सी दोस्तों? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी ये तीन मुख्य नदियां हैं। तीन मुख्य नदी सिंधु नदी, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ सिंधु नदी का अपवाह तंत्र अलग से पढ़ाया जाएगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र अलग से पढ़ाया जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र अलग से पढ़ाया जाएगा। तो ये जो तीन नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदियां बहुत ही विशाल नदियां हैं। और इनकी सहायक नदियों के द्वारा ये इस मैदान का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का अधिकांश क्षेत्र जो है वो संपूर्ण उत्तरी प्रदेश या उत्तरी रीजन में है, जहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब रीजन, जम्मू कश्मीर, इस रीजन में सिंधु नदी का अधिकांश क्षेत्र है या सिंधु की सहायक नदियों का क्षेत्र है। वहीं गंगा और गंगा की सहायक नदियों का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस रीजन में देखने को मिलता है। जबकि ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो मोस्टली अरुणाचल प्रदेश, असम रीजन और कुछ पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये तीन नदी तंत्र सबसे बड़े हैं और तीन नदियों का आपका नाम ध्यान रखना है। तो इनकी सहायक नदियों से बना ये विशाल मैदान है। तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना ये विशाल मैदान। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, जलोढ़ मृदा क्या होती है? तो जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा है
जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा है जो कि प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा विस्थापित मृदा के रूप में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित मृदा के रूप में ये जमा कर दी जाती है और परत दर परत यानी परत के ऊपर परत के रूप में इस मृदा का जमाव होता रहता है और जो कि एक उपजाऊ मृदा है, जिसके कारण इस पर जो कृषि कार्य है वह सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। देखिए जलोढ़ों का निक्षेप क्या है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं, हिमालय पर्वत है और यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ अभी हम पढ़कर आए हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अलावा इनकी सहायक नदियाँ हिमालयी रीजन से निकलती हैं। और जब हिमालय रीजन से निकलती हैं तो ये नदियों का प्रवाह बहुत तेज़ होता है, विशाल होता है। तो ये नदियाँ पहाड़ों को तोड़ती है और उन चट्टानी टुकड़ों को तोड़ती हुई इस मैदान पर बिछा देती है। तो जलोढ़ों का निक्षेप यानी कि मोरेन्स, इंग्लिश में बोलते हैं मोरेन्स, हिममोड भी हम इसे कह सकते हैं, इनका ये जलोढ़ों का एलुवियल का ये निक्षेपण कर देती है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका विस्तार कितने लाख किलोमीटर में है, तो इसका विस्तार आपको मिलेगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये मैदान का जो क्षेत्रफल है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये मैदान लगभग कितना किलोमीटर लंबा है, तो आपसे इसकी लेंथ पूछी जाए, ये लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2400 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी होगी दोस्तों 2400 किलोमीटर, जबकि 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई, इस तरह से इसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओके दोस्तों, देखिए मैप के अंदर इसको समझाना चाहें तो आप समझ जाएंगे। देखिए इस मैप में मैं आपको बता देता हूँ, इस मैप में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैदान विस्तारित है। तो ये ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या है लंबाई, ये इसकी लंबाई कितनी पड़ी आपने 2400 किलोमीटर। ये इसकी क्या है चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है हर जगह अलग अलग है। देखिए यहाँ चौड़ाई इसकी अधिक है, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है मैदान का वहाँ चौड़ाई अधिक है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटती जाती है। चौड़ाई धीरे धीरे दोस्तों घटती जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ चौड़ाई अधिक है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चौड़ाई घटती जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि आगे और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उस पर गौर करते हैं। ये सघन, देखिए महत्वपूर्ण है, ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। देखिए दोस्तों अभी चर्चा हुई थी, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ जलोढ़ मृदा का निक्षेप होता है। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कृषि कार्य जो होता है या कृषि जो गतिविधि हम करते हैं, क्रियाकलाप जो हम करते हैं, व्यवसाय जो हो रहा है, वो मुख्य रूप से किस फसल पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, किस फसल पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो किस मृदा पे हो सकता है? तो जलोढ़ मृदा पे। किस मृदा पर? जलोढ़ मृदा पर। तो यहाँ पर मृदा का आवरण, ठीक है, यह मृदा का आवरण अच्छा पाया जाता है। दूसरा पर्याप्त पानी है, क्योंकि नदियाँ बहुत अधिक है तो पर्याप्त पानी हमें मिल जाता है। अनुकूल जलवायु है, जलवायु कैसी है दोस्तों? अनुकूल जलवायु है। और कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो भारत की दृष्टि से कैसा क्षेत्र है? अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ आती हैं वो निक्षेपण करती है। क्योंकि नदियाँ क्या लाती है, मलबा लेकर आती है, कंकड़ पत्थर लेकर आती है, मिट्टी गाद ये लेकर आती है और उसको जिस स्थान पे छोड़ देती है वो क्या कहलाता है, निक्षेपण। क्या कहलाता है दोस्तों, निक्षेपण। जिसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वीपों का निर्माण होता है। तो नदी द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, नदी के बीच में जो निक्षेपण होते हैं उनको जमा कर देती है। जैसी नदी की धारा धीमे होती हैं वह उन निक्षेपणों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है और बीच में नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। ये नदियों अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। तो नदी क्या करती हैं, अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अनेक विभाजित हो जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वितरिकाएं कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज इन्हें कहा जाता है। अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक कुछ महत्वपूर्ण बात दी गई है, आप इसे ध्यान रखें। एक वर्ड आता है दो आब, एक वर्ड आता है दो आब। दो आब का क्या अर्थ होता है, दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच के भाग को दो आब कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। जिस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ होता है पानी, यानी पांच नदियों का पानी जहाँ मिलता है उसको हम बोलते हैं पंजाब। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो आब क्या है। नहीं समझ में आया तो फिर हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसको इस तरह समझिए दोस्तों कि ये एक नदी है, ये एक नदी मान लेते हैं, सपोज़ ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा। और यहाँ से दूसरी नदी, यहाँ से दूसरी नदी आ रही है। दोनों नदी मिल गई, जिस स्थान पे मिल गई, यानी कि एक नदी तो है गंगा और दूसरी नदी मान लीजिए ब्रह्मपुत्र, जिसका जिक्र हमने अभी किया। ब्रह्मपुत्र कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो आब। अब क्लियर हो गया होगा, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो आब। यानी एक नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं दो आब। क्या कहते हैं दोस्तों, दो आब। तो दो आब क्षेत्र कैसा होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो कैसा उपजाऊ हो, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा भी इसे उपजाऊ बनाया जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भी इसे उपजाऊ बनाया जाएगा। तो ये जो मैदान होता है ये अत्यंत उपजाऊ होता है, इसलिए इसका नाम रखा है दो आब। तो जितनी भी नदियाँ होती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है गंगा ब्रह्मपुत्र की हो, जितनी भी नदियाँ होती हैं, दो नदियों के बीच का जो स्थान होगा वो कहलाता है दो आब, जो कि कैसा होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तो दो आब का आपको अर्थ ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट कि दो आब किसे कहते हैं या दो आब क्या होता है, तो आपको इस तरह से इसका जवाब देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा उत्तरी मैदान है इसे हमने कितने भागों में, मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया। तो एक ही महत्वपूर्ण चर्चा आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि जो उत्तरी मैदान है उसको कितने भागों में विभाजित किया है, तो आपको ध्यान रखना है तीन भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में। ठीक है, उत्तरी मैदान के कौन सा भाग है दोस्तों, पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया गया है, पंजाब का मैदान। क्या नाम दिया गया है, पंजाब का मैदान। तो आप देखेंगे अभी मैंने चर्चा की थी, जहाँ मैं चर्चा कर रहा था कि इसका जो पश्चिमी भाग है वो सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, मैप में अभी हमारी चर्चा हुई थी कि जो इसका पश्चिमी भाग है वो क्या है, अधिक चौड़ा है। तो पंजाब का जो मैदान है वो कैसा है, अधिक चौड़ा। कैसा है दोस्तों, अधिक चौड़ा। यहाँ सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा ये मैदान बनाया गया है, और उसके द्वारा जो मैदान बनाया गया है इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है, पाकिस्तान में। क्योंकि इससे पहले यानी 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान जैसे कोई देश नहीं थे, केवल भारत देश था पूरा। जब पाकिस्तान भी भारत में मर्ज था,
बांग्लादेश जो आज वर्तमान में वो भी भारत में था। तो भारत एक बहुत बड़ी कंट्री था, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैदान जो है वो विभाजित हो गए, मैदान जो है विभाजित हो गए, क्योंकि जो भूमि थी भारत में और जब वो पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान देश की भूमि कहलाई, और कुछ भूमि जो बांग्लादेश में चली गई वो बांग्लादेश देश की भूमि कहलाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। तो ये जो नदियाँ हैं ये सिंधु की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, व सतलुज है। ये हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने के कारण ये नदियाँ सीधा सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, और जब सिंधु नदी में मिल जाती है तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है। तो इन क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ दो आब रीजन बनते हैं, तो इस क्षेत्र में दो आब जो है वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि एक तो हमने पढ़ा सिंधु नदी का मैदान या सिंधु का मैदान, तो आपको एक तो ध्यान रखना है, आप लिख भी सकते हैं कि पंजाब का मैदान कह लीजिए या सिंधु का मैदान कह लीजिए, बात ये है क्योंकि सिंधु की सहायक नदियाँ पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में है, तो हम इसे सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं, या हमने पंजाब का मैदान तो नाम कह ही दिया है। लेकिन गंगा का मैदान की हम चर्चा करें कि गंगा का जो मैदान है वो दो नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, एक घग्गर नदी है और एक तीस्ता नदी है। तो घग्गर नदी जो है ये इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि तीस्ता नदी जो है वो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूँ तो एक छोटा सा मैप बना के केवल और केवल हम ये चर्चा करेंगे गंगा के मैदान की। देखिए ये जो नदी है, ये जो नदी है ये नदी है घग्गर। कौन सी रिवर? घग्गर रिवर। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये रिवर है घग्गर रिवर, ठीक है, ये घग्गर रिवर है, और यह नदी है तीस्ता। यह नदी कौन सी है? तीस्ता। तो इसके बीच का ये जो मैदान है, इसके बीच का ये जो मैदान है, ये मैदान क्या कहलाएगा? ये मैदान गंगा का मैदान कहलाएगा। जैसे इस मैप में हम दिखा देते हैं, यहाँ काफ़ी हो सकेगा आपके लिए। देखिए यहाँ एक नदी है, इस तरफ यहाँ एक नदी बहती है, ये घग्गर नदी है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और यहाँ एक नदी है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता। तो ये जो बीच का पूरा मैदान है, ये जो आप पूरा मैदान देख पा रहे हैं, ये पूरा जो मैदान है, ये पूरा मैदान गंगा का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है? गंगा का मैदान। तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों का ये मैदान होता है, जो कि घग्गर से लेकर तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि गंगा का जो विशाल मैदान है, गंगा का मैदान है, वो कितने राज्यों में और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो पहली बात तो घग्गर से तीस्ता नदी के मध्य है। दूसरा ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और के कुछ भागों में और तथा पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है? वो असम में स्थित है, क्योंकि मुख्य रूप से ये कहाँ बहती है? ये असम रीजन में
ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतियाँ या आकृतिक भिन्नता के कारण उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है कि जो हम बात कर रहे हैं उच्चावच की भिन्नता के कारण, ठीक है, विविधता पाई जाती है। तो इस मैदान में जो भौगोलिक आकृतियाँ होती हैं उन आकृतियों में इसकी आकृति भिन्नता के आधार पर, ठीक है, आकृति भिन्नता के आधार पर इसे हमने 4 भागों में बांटा है। यानी हम इसको भौगोलिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम इसे भौगोलिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, या तो आप इसको आकृतिक भिन्नता कह लीजिए या इसे आप भौगोलिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। दोनों सेम है, अंतर नहीं है। तो इसमें एक आपको पढ़ाया जाएगा, भाबर पढ़ेंगे आप इसमें, एक इसमें आप तराई पढ़ेंगे, तराई रीजन क्या होता है। एक आप पढ़ेंगे बांगड़ या बांगर, और एक होता है खादर, ठीक है, एक होता है खादर, एक होता है भाबर, अभी हम चर्चा करेंगे। एक होता है भाबर, एक होता है तराई, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है। नदियों पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका, देखिए गुटिका क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जब कभी आप हरिद्वार वगैरह या हिमाचल के इस रीजन में जाते हैं तो नदियों के किनारे आप देखेंगे गोल गोल पत्थर मिलते हैं, नदियों के किनारे गोल गोल पत्थर मिलते हैं। या कभी आपने एक्वेरियम वगैरह भी देखा होगा, उसमें भी कुछ पत्थर जो होते हैं गोल गोल नज़र आते हैं। तो ये गुटिका होती है, ठीक है। साइज़ छोटा होता है, कुछ साइज़ बड़े भी होते हैं, ठीक है, लेकिन गोल गोल होते हैं। तो नदी में ये जो पत्थर होते हैं ये घुलते रहते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है। और जब ये नदी की धारा से किसी अन्य पत्थर से टकराते हैं या सरफेस पर रगड़ खाते हैं तो ये धीरे धीरे इनका शेप चेंज हो जाता है। तो भाबर रीजन जो है ना दोस्तों, ये भाबर रीजन आपको ध्यान रखना है कि भाबर रीजन देखिए नदी पर्वतों के नीचे, जो नदी पर्वतों के नीचे जो रीजन होता है वहाँ शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिता इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं, जिसे हम नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और इसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, तराई। तो देखिए नंबर 1 बिल्कुल संक्षेप में समझा देता हूँ मैं आपको कि ये भाबर प्रदेश क्या होता है, तराई प्रदेश क्या होता है। एक लाइन में आप समझ जाएंगे। भाबर प्रदेश का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर भौगोलिक निक्षेपण, पत्थरों का जमाव हो, मिट्टी का जमाव हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, भाबर प्रदेश। और ये कहाँ पाया जाता है, शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है जिसे हम क्या कहते हैं, भाबर। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे हम बात करें, अब जो भी सरिता हैं यानी नदियाँ जो भी हैं इस भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि नदियाँ अंदर अंदर बहती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन यही नदियाँ पुनः आगे चलकर फिर प्रकट हो जाती है और यहाँ जो नदियाँ हैं वो नम यानी दलदली भूमि की तरह निर्माण कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तराई। ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात आप कर सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो ये आपके सामने एक प्रश्न भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। देखते हैं कि कौन जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब देता है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो 2 चर्चा हो चुकी है, एक भाबर प्रदेश हमने पढ़ लिया है और दूसरा हमने तराई प्रदेश पढ़ दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। बांगर और खादर क्या होता है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जो उत्तरी विशाल का जो पुराना भाग है, विशालतम भाग है, वो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है।
वह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है, यानी ऐसा लगता है कि नदियाँ इस पर चल रही हो, ये नदियों का प्रवाह इस पर हो। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बांगर भी कह देते हैं और बांगर भी कहते हैं, यानी कि बे वाला जो बकरी का है वो भी आ सकता है और बे से भालू वाला जो नाम है वो भी इसमें प्रयुक्त किया जा सकता है। दोनों ही वर्ड सही हैं। आप इसको इस नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, जो आपके सामने ही दिख रहा है, बांगर भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस नाम से भी जान सकते हैं, यानी आप इसको बांगर भी कह सकते हैं या फिर आप इसको भांगर भी कह सकते हैं। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो पुराने जलोढ़ मैदान से बना है या पुराने जलोढ़ मैदान का बना हुआ है, तो वह मैदान वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। वह मैदान कैसी आकृति प्रदर्शित करता है? वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। उसको हम क्या कहते हैं? बांगर या बांगर। ठीक है, वर्ड एक ही है, कोई अलग नहीं है, हम दोनों में से कोई सा भी वर्ड प्रयुक्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि खादर किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा कि खादर किसे कहते हैं, तो खादर का मतलब क्या होता है? बाढ़ वाले मैदान, बाढ़ वाले मैदान जो कैसे हैं? नए हैं। कैसे दोस्तों? नए, युवा निक्षेपों से बने, जहाँ पर नवीनतम निक्षेप होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खादर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता रहता है। ठीक है, ये पुनः निर्मित होते रहते हैं, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उत्तरी मैदान की चर्चा कर ली। उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियां हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली है। दूसरा हमने पढ़ा था कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की चौड़ाई इसकी पाई जाती है। यह मृदा का आवरण, पर्याप्त पानी, जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु इस प्रदेश में पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या भी देखने को मिलती है। और दूसरा, नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाया जाता है उसके माध्यम से यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव अधिक देखने को मिलता है। सिंधु नदी और सिंधु नदी में अलग अलग हमने ये देखा कि सिंधु का मैदान अलग है, जहाँ पर उसकी 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसके माध्यम से सिंधु का मैदान व पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ हमने फिर गंगा का मैदान भी पढ़ा। तो गंगा का मैदान घग्गर से लेकर तीस्ता नदियों के बीच में है, ये घग्गर का मैदान कहलाता है। और फिर उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि सर्वाधिक असम रीजन में या असम राज्य में विस्तारित है। और उसकी ही आधार पर हमने कुछ भौगोलिक आधार पर हमने मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण प्रदेशों की चर्चा की, जिसमें भाबर, तराई, खादर और बांगर की हमें चर्चा हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सभी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो उसको हमने गंभीरता से समझाया है। और कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको प्राप्त हो रही है तो महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों तक भी पहुँचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये रीज़न हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे हैं या जो भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।